वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में साइंस का टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे और ये साइंस का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 50 प्रश्न जो आपका साइंस का है फ्रेंड्स, आपका बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ आपका बिहार उत्पाद पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो को भी लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी लाइव क्लास नहीं आ रहा है कि पहले मैं बता चुका, कभी एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसलिए समय नहीं मिल पाता है। तो लाइव क्लास जैसे ही एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए फ्रेंड्स, लाइव क्लास भी आऊँगा। प्रत्येक दिन 8 बजे मैं आता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला सवाल है, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के रूप में संग्रहित रहती है। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो आपका गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? फार्मूला फ्रेंड्स याद रखिएगा, इससे आपका न्यूमेरिकल बनाने में आसान होगा। तो इसके बराबर होता है 1/2 यानी 1/2 mv स्क्वायर होता है। ये आपका गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है। क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर होता है। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल आपका है, दूसरा सवाल है, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, यानी वर्क पूछा जा रहा है। तो देखिए फार्मूला आपका इसमें एफ तो दिया हुआ है, एफ इक्वल टू कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपका देख सकते हैं 125 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आपका विस्थापन एस भी आपका दिया हुआ है, कितना दिशा में हटता है तो 5 मीटर, यानी एस बराबर भी आपका दिया हुआ है 5 मीटर। अब पूछ रहा है आपका क्या कार्य पूछ रहा है, तो डब्ल्यू बराबर फार्मूला क्या होता है उसको लगाएंगे तो बन जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स आपका क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है, यानी एफ इंटू क्या होता है? एस। तो एफ आपका दिया हुआ है फोर्स कितना? 125 न्यूटन दिया हुआ है, 125 न्यूटन, और एस आपका कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 625 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 625 जूल हो जाएगा। कार्य पूछ रहा है ना, तो कार्य का ऐसा जूल में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा नॉमरिकल था आपका। अगर जो फार्मूला आपको याद है कार्य बराबर फ्रेंड्स, तो आपको आराम से बन जाएगा। तो 2 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल को देखिए, तीसरा नंबर सवाल आपका है, एक वास्तविक गैस रियल गैस किसके एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया करती है? तो 3 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, निम्न दाब और उच्च ताप। एक वास्तविक गैस जो रियल गैस होता है किसमें एक आदर्श गैस के रूप में काम करता है? तो उसका दाब निम्न होता है और उच्च ताप होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल को देखिए, चौथा नंबर सवाल है, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर, क्वथनांक मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, बॉइलिंग पॉइंट जिसे कहते हैं। जैसे पानी का क्वथनांक कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो कह रहा है तरल पदार्थ के क्वथनांक पर यानी बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है? 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तापमान नियत रहता है। तरल पदार्थ का जो क्वथनांक पर क्या होता है? तापमान नियत रहता है। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल देखिए, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह की निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बावजूद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु है जो ऊष्मा प्राप्त करती रहती है, वो किसके कारण ऐसा होता है? ये हो जाएगा फ्रेंड्स स्थलीय विकिरण के कारण ऐसा होता है, यानी 5 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, स्थलीय विकिरण के कारण। 6ठा नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि रेडियो धर्मी तत्व को खाली स्थान में रखा गया है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो रेडियो धर्मी तत्व है उसको एक्टिनाइड में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। रेडियो धर्मी तत्वों को एक्टिनाइड में रखा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये देख आपका ब्लॉक कितना? 5 का एफ। ठीक है, 5 एफ ब्लॉक को एक्टिनाइड कहते हैं। यानी आपका ब्लॉक कितना को? तो 5 एफ को क्या कहते हैं? एक्टिनाइड कहते हैं। तो कन्फ्यूज यहाँ पर नहीं होना है फ्रेंड्स, एक्टिनाइड मतलब समझ गए होंगे ना। एक्टिनाइड किसे कहा गया है? तो आपका ब्लॉक 5 एफ को क्या कहा गया है? एक्टिनाइड कहा गया है। और देखिए रेडियो धर्मी तत्व है उसको किस में रखा गया है? तो आपका 5 एफ में रखा गया है, अर्थात आपका एक्टिनाइड में रखा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये याद रखिए फ्रेंड्स, एक्टिनाइड किसे कहते हैं? तो आपका 5 एफ ब्लॉक को एक्टिनाइड कहा जाता है। अगला सवाल को लेते हैं, 7 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 7 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? ये भी न्यूमेरिकल है आपका,
देखिए जो नॉमेरिकल इस पे सोल्व होने लायक है फ्रेंड्स उसको मैं बताता चलूंगा। तो 7 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपका पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताया था। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, तो 1/2 mv² होता है। ठीक है, देखिए इससे आपका सोल्व हो जाएगा। तो ये फार्मूला होता है फ्रेंड्स। इसमें देखिए आपका क्या दिया हुआ है, यानी कि 15 kg द्रव्यमान, यानी एम तो दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये फार्मूला पर सोल्व करिए, 1/2 mv², तो 1/2 हो गया काइनेटिक। एम कितना दिया हुआ है आपका, तो एम आपका दिया हुआ है कितना, 15। ठीक है, 15 और v² कह रहा है फ्रेंड्स, तो आपका ये भी दिया हुआ है कितना, 7 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है ये आपका, तो आपका 7 दिया है। तो 7 का mv² होता है ना, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/2 mv² होता है। ठीक है, इसी पे सेट किया है। अब इसको सोल्व करिएगा फ्रेंड्स, तो आपको आएगा कितना, तो पॉइंट में आएगा, जैसे कि आपका कर 49 हो जाता है। ठीक है, 49 में 15 से मल्टीप्लाई करिएगा, उसमें 2 से भागा दीजिएगा, तो आएगा 367.5 जूल आएगा। ठीक है, इस पर आपका ये सोल्व हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 7 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स, एम दिया हुआ है और आपका भी दिया हुआ है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी निकालना है, गतिज ऊर्जा निकालना है। तो गतिज ऊर्जा पर क्या होता है, 1/2 mv² होता है। इस पर सोल्व करिएगा तो ये आपका बन जाएगा। करेक्ट आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए, लिथियम की परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, लिथियम का परमाणु संख्या कितनी होती है, गेस कीजिए। 8 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 57 होता है। 9 नंबर सवाल को देखिए, 9 नंबर सवाल आपका है कि किसी लहर की उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को कहते हैं। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं, तो तीव्रता कहते हैं। किसी लहर की तीव्रता उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को कहते हैं, यानी तीव्रता यहाँ पर आपका भरा जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, 9 नंबर सवाल है आपका कि निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग इनमें से कौन नहीं है। 10 नंबर सवाल, तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका एक्सरे तो है, इंफ्रारेड भी है जो विद्युत चुंबकीय सूक्ष्म तरंग भी है। एनोड रे है जो फ्रेंड्स विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, एनोड रे है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत नहीं आता है। एनोड रे है जो फ्रेंड्स इस किरण का पता है जो आपका 1886 ईस्वी में किसने, तो गोल्डस्टीन ने लगाया है। ये जो किरणें होते हैं जो धनावेशित कण होते हैं, एनोड रे होते हैं जो कैसे होते हैं, धनावेशित आपका कण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एनोड रे। एनोड रे है जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, 11 नंबर सवाल आपका है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम कितने बेंजीन रिंग होंगे। 11 का जो करेक्ट आंसर होगा कितने होंगे, तो देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम एक रिंग होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, 12 नंबर सवाल आपका है कि एलिडहाइड क्या है। एलिडहाइड क्या है, 12 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्रबल अवकारक एजेंट है। एलिडहाइड क्या है, तो ये प्रबल अवकारक एजेंट है। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए, 13 नंबर सवाल आपका है नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। 12 नंबर देखिए फ्रेंड्स क्या करा था, एलिडहाइड क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर 12 का एक करेक्ट आंसर होगा, मृदु ऑक्सीकारक एजेंट है। और 13 का नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका स्वर्ण, ठीक है, सोना के साथ ये जो अभिक्रिया नहीं करता है नाइट्रिक अम्ल। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, तो NHNO3 होता है। यह है जो आपका स्वर्ण के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए नाइट्रिक अम्ल को स्पिरिट ऑफ नाइटर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए। इसका सूत्र यही होता है, HNNO3 होता है, इसको स्पिरिट ऑफ नाइटर भी कहा जाता है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स 13 नंबर। 14 नंबर सवाल को देखिए कि फ्रुक्टोज का सूत्र क्या होता है। फ्रुक्टोज, चलिए गेस कीजिए फ्रेंड्स 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। फ्रुक्टोज देखिए, फ्रुक्टोज प्राकृतिक रूप में सबसे अधिक मीठा होता है, ठीक है, ये भी याद रखिए। फ्रुक्टोज है जो प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, यह शहद में पाया जाता है। फ्रुक्टोज है मुख्य रूप से किसमें, शहद में पाया जाता है।
यह एक क्या होता है, तो ये मोनोसैकेराइड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। यह एक देखा जाए फ्रुक्टोज है जो शहद में पाया जाता है मुख्य रूप से, तो क्या ये मोनोसैकेराइड ही है। कभी कभी पूछा जाता है कि फ्रुक्टोज क्या है, तो ये आपका मोनोसैकेराइड है, प्राकृतिक रूप में सबसे मीठा अधिक यही होता है। तो इसका फार्मूला होता है जो C6H12O6 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। C6H12O6 आपका फ्रुक्टोज का सूत्र होता है। फ्रुक्टोज याद रखिएगा प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा यही होता है, जो कि शहद में पाया जाता है फ्रुक्टोज, और यह है जो क्या है, एक तरह से मोनोसैकेराइड है। अगला सवाल को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर कहेगा प्राकृतिक रूप में सबसे मीठा है तो आपका फ्रुक्टोज हो जाएगा, लेकिन कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा क्या होता है तो उसको क्या कहते हैं, सैकरिन कहते हैं। नाम सुने होंगे सैकरिन। कृत्रिम रूप से पूछेगा तो आपका सैकरिन हो जाएगा, लेकिन प्राकृतिक रूप से रहेगा तो आपका फ्रुक्टोज रहेगा, ठीक है। अगला सवाल 15 नंबर सवाल आपका है, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। चलिए 15 का गेस कीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उसे देखिए प्रतिकण कहा जाता है, ठीक है, एंटी मैटर कहा जाता है। जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। 15 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 नंबर सवाल आपका है, अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है। अल्फा कण के बारे में कौन सा बात है जो असत्य है। तो पूरा मैं पढ़ देता हूं फ्रेंड्स, आप लोग गेस करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला तो है कि उनकी उच्च आयनीकरण क्षमता होती है, बी में उनकी उच्च वेधन क्षमता होती है, सी में उनकी उच्च गतिज ऊर्जा होती है, और डी में वे धनावेशित हीलियम केंद्रक है। तो देखिए अल्फा कण के बारे में अगर देखा जाए तो कथन बी है जो ऑप्शन नंबर बी गलत है। इनकी वेधन क्षमता उच्च होती है, आपका गलत है। बाकी उनकी उच्च आयनीकरण क्षमता होती है, उनकी उच्च गतिज ऊर्जा भी होती है, और वे धनावेशित हीलियम केंद्रक है, ये आपका सही है। ये वेधन वाला है जो फ्रेंड्स आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अल्फा कण में उच्च वेधन क्षमता नहीं होती है। अगला सवाल है आपका 17 नंबर कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। ये सवाल बहुत ही पुराना है फ्रेंड्स, और बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। तो देखिए इसका रीजन क्या है, क्योंकि उसका ज्वलन ताप क्या होता है, बहुत कम होता है ना, यही कारण है कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए। 18 नंबर सवाल आपका है, आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं। 18 का आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है आइसोग्राफ्ट कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपका आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच जो प्रत्यारोपण होता है उसको क्या कहते हैं, आइसोग्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, आइसोग्राफ्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 19 नंबर सवाल को देखते हैं कि नए MS एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। नए MS एक्सेल में वर्कशीट स्तंभों की संख्या कितनी होती है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स आपका कंप्यूटर से। तो कितना होता है, तो आपका 2 के पावर 14 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए 20 नंबर सवाल, ऑक्सीजन युक्त रक्त के माध्यम से हृदय के बाहर बहता है। 20 नंबर सवाल का गेस कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी के माध्यम से हृदय के बाहर बहता है। महाधमनी के देखिए जो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होते हैं फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं, शुद्ध खून कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन युक्त जो होता है वो शुद्ध खून होता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त होता है उसे क्या कहता है, शुद्ध खून कहते हैं। तो सभी को पता है फ्रेंड्स कि हमारे शरीर में है जो शुद्ध रक्त को कौन धोता है, तो धमनी धोता है ना। शुद्ध रक्त को कौन धोता है, तो धमनी धोता है, और जो आपका अशुद्ध रक्त होता है उसको कौन धोता है फ्रेंड्स, उसको है जो आपका सीरा धोता है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक फफूसीय धमनी है, एक फफूसीय सीरा है। तो फफूसीय सीरा और फफूसीय धमनी अपोजिट होता है। जो फफूसीय धमनी होता है वह शुद्ध रक्त को धोता है, और जो फफूसीय सीरा है वो शुद्ध रक्त को धोता है, वो एक्सेप्शन में है। लेकिन जनरली देखा जाए तो हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को कौन धोता है, तो आपका धमनी धोता है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी कि शुद्ध खून के आपका महाधमनी के माध्यम से हृदय के बाहर बहता है। 20 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखते हैं। 21 नंबर सवाल आपका है कि वेब पेज का उपयोग करके बनाया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है 21 नंबर सवाल।
वेब पेज है जो बनाया जाता है, किसके उपयोग करके बनाया जाता है फ्रेंड्स? तो देखिएगा HTML इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, HTML। वेब पेज है जो HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं, किसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखिए। 22 नंबर सवाल आपका है कि यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? 22 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ये आपका गला में, थ्रोट में स्थित होता है। ठीक है, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के गला में स्थित होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए नाक आपका फ्रेंड्स, देखिए जो नाक का मुख्य कार्य क्या होता है? सूंघने से संबंधित है। इसके भीतर की जो गुहा म्यूकस कला में स्थित होती है, ठीक है फ्रेंड्स, वही ये आपका यूस्टोकी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा आपका, एक गला में स्थित होता है। अगला सवाल 23 नंबर सवाल को देखिए। 23 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? बहुत अच्छा सवाल है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का जो प्रमुख अंत उत्पाद होता है वो किस रूप में होता है? तो ये देखिए आपका होता है फ्रेंड्स ग्लूकोज के रूप में होता है। ठीक है, ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6 होता है, इसी के रूप में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन का जो प्रमुख अंत उत्पाद होता है फ्रेंड्स आपका ग्लूकोज होता है। ऑप्शन नंबर सी 23 का करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल है, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती क्या कहलाती है? देखिए पैंक्रियाज ग्रंथि को हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि है, ये याद रखिएगा। तो जो आपका अग्नाशय या पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है वो क्या कहलाती है? ये आपको कहलाती है क्या फ्रेंड्स? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से ये सब याद रखिएगा। तो 24 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, सिग्मोएड कोलोन किसका भाग है? सिग्मोएड कोलोन है जो आपका किसका भाग है? तो ये बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 25 प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि 25 प्रश्न का ये आपका मॉक टेस्ट बना हुआ है, तो 25 प्रश्न देखिए, 25 प्रश्न पुनः देखेंगे तो आपका 50 प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो 50 प्रश्न करके चलते हैं फ्रेंड्स प्रत्येक दिन। साइंस का भी आप लोग ने बोला था कि जीके जीएस के साथ साथ साइंस और स्पेशल की वीडियो लाने के लिए फ्रेंड्स, तो मैं अभी सीरीज शुरू किया हूँ, ये आपका दूसरा पार्ट है। इसी तरह से कम तो 1000 क्वेश्चन मैं करा दूंगा फ्रेंड्स, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा तैयारी में। चलिए तो पुनः 25 क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन से देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है? जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चलिए अच्छा सवाल है। तो देखिए जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीवाणु का खोज किसने किया था फ्रेंड्स? एक क्वेश्चन भी आता है तो आप लोग रिपीट कर ले, याद रखिएगा। 1683 ईस्वी में किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। तो यहाँ पर है जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में कौन से ओंकोजिन द्वारा प्रेरित होता है? ओंकोजिन द्वारा कौन सा प्रेरित होता है? तो 2 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ओंकोजिन आपका कैंसर। क्योंकि फ्रेंड्स एक देखिए इससे मिलता जुलता सब सुने होंगे कि कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ओंकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ओंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ओंकोजिन उसी शब्द से बना है, ओंकोजिन द्वारा प्रेरित होता है? तो ये आपका कैंसर, ओंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स कैंसर के उपचार के लिए आपका कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है, याद रहेगा, यानी कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, सभी लोग याद रखिएगा। तो इसमें बहुत कुछ सीखे फ्रेंड्स। एक तो सीखे कि ओंकोजिन द्वारा प्रेरित क्या होता है? तो कैंसर होता है। ओंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल को देखते हैं, आपका 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल आपका है,
पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। इसके बारे में मैं बहुत बात बताया हूँ फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन घुमा फिरा करके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो मैं देखिए सीधा सीधा बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि जो भूमध्य रेखा और ध्रुव पर अगर तुलना की जाए फ्रेंड्स आपका किसी वस्तु के भार के बारे में, तो जो भूमध्य रेखा पर क्या होता है फ्रेंड्स, कम होता है, सबसे कम होता है जो भूमध्य रेखा पर होता है। भूमध्य रेखा से ज्यों ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, किधर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ज्यों ज्यों हम लोग ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो क्या वस्तु का भार, पिंड का भार बढ़ता जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है 3 नंबर सवाल कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड की भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। तो ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा, यही होगा ना, ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता है। चलिए, अंडे देता है, प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा कौन नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स एक कीड़ना, एक कीड़ना अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा ये नहीं करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यह एक अस्थिनी आपका वर्ग के जंतु है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, 5वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता, ठीक है, सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है। तो सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर इसमें से कौन है, 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका इंटेलसैट। इंटेलसैट है जो क्या है, सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है, उपग्रह सेवा प्रदाता है। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, 6 नंबर सवाल है कि 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु इतना मीटर के इतना मीटर प्रति सेकेंड एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की कितनी गतिज ऊर्जा होगी। देखिए फ्रेंड्स वही फिर आ गया आपका गतिज ऊर्जा वाला 2 नॉमरिकल आ गया। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला भी मैं बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी पर क्या था 1/2 mv²। ये फार्मूला पर सोल्व कर देना है, 1/2 हो गया फ्रेंड्स, और 15 यहाँ पर हो गया है, द्रव्यमान दिया हुआ m बराबर, और ये कितना होगा 6 × 6 हो जाएगा। इसको कटिंग कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, यानी 6 18, 18 में 15 से गुना करेगा। अब 18 में 15 से आप गुना करेगा फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा 270 जूल आ जाएगा। ठीक है, 18 में मल्टीप्लाई करना आपको कितना से 15 से, 18 इंटू कितना 15 से करिएगा तो देखिए आपका आ जाएगा 18 25 90 यहाँ हो गया फ्रेंड्स, और फिर यहाँ पर 18 करिएगा तो कितना होगा 0 हो गया, 8 9 17 के साथ 1 1 2 270 आ जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, जूल में आएगा ना, गतिज ऊर्जा जूल में होगा, 270 जूल हो जाएगा। देखिए इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा क्या इसका जब भी माना आएगा तो क्या आपको गतिज ऊर्जा का रहा ना, तो इसका जूल में आएगा ही, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। हाँ देखिए यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी आपका गतिज ऊर्जा पूछा जा रहा था, तो वही फार्मूला 1/2 mv² पे सोल्व करिएगा तब हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 7 नंबर सवाल आपका है कि रीढ़ की हड्डी वाले प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। बहुत अच्छा सवाल। देखिए जो रीढ़ हड्डी वाले यानी वर्टिब्रेट प्रजाति है वो कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी वाले कार्डेटा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसमें भी रीढ़ की हड्डी होते हैं वो कार्डेटा प्रजाति के अंतर्गत आपको आते हैं। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, 8 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि आपका औसत रूप से यूरेनियम के 235 यूरेनियम इतना के एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो देखिए यूरेनियम का आपका दिया हुआ फ्रेंड्स, इसका जो परमाणु द्रव्यमान इतना दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक कितना 92 है, तो विखंडन में कितने न्यूट्रॉन उत्सर्जन होता है। ठीक है, यूरेनियम 235 के एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉन उत्सर्जन होता है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 2.5 होता है। याद रखिएगा कितना होता है, तो 2.5। 8 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, कोशिका के अध्ययन के बारे में पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स। अभी हम लोग ने देखा था कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ऑन्कोलॉजी के। तो उसी तरह से कोशिकाओं का अध्ययन है जो साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइटोलॉजी के अंतर्गत आपको कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा।
सबसे छोटी कोशिका अगर पूछा जाए तो फ्रेंड्स क्या होता है, माइकोप्लाज्म होता है, सबको पता है। माइकोप्लाज्म गैली सेप्टिकिमा होता है जो सबसे छोटी कोशिका होता है। सबसे बड़ी कोशिका होता है जो शुतुरमुर्ग के अंडा होता है, ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे लंबी कोशिका कौन होता है, तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका है जो सबसे लंबी होती है। तो तीन जो बताया फ्रेंड्स सबको याद रखना, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे, और सबसे लंबी कोशिका कहेगा तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 10 नंबर, भारत में कृष्ण क्रांति किस उत्पादन के विनिर्माण से संबंधित है? कृष्ण क्रांति, चलिए गेस कीजिए 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए कृष्ण क्रांति है जो आपका कच्चा पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हरित क्रांति किससे, देखिए कुछ बता देता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग सुनते चलिए, याद करते चलिएगा। हरित क्रांति रहेगा तो किससे रहेगा, तो आपका खाद्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे है संबंधित, तो आपका दूध उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे है, तो ये उर्वरक, भूरी क्रांति किससे है, उर्वरक के उत्पादन से। रजत क्रांति किससे है फ्रेंड्स, आपका जो रजत क्रांति होता है, रजत क्रांति किससे होता है, तो अंडा के उत्पादन से होता है। लाल क्रांति होता है किससे, टमाटर या मांस उत्पादन से होता है। ठीक है, याद रखें। नीली क्रांति किससे, तो मत्स्य से होता है। पीली क्रांति किससे होता है, तो तिलहन के उत्पादन से होता है। गुलाबी क्रांति किससे होता है फ्रेंड्स, चलिए गुलाबी क्रांति किससे होता है, इसका जवाब आप लोगों में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, गुलाबी क्रांति का याद रखिएगा। एक सुनहरी क्रांति होता है फ्रेंड्स, तो सुनहरी क्रांति है जो फल उत्पादन से होता है, और गुलाबी क्रांति है जो किससे उत्पादन से संबंधित, इसका जवाब हमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ कृष्ण क्रांति किस उत्पादन के विनिर्माण से संबंधित है, तो कच्चा पेट्रोलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 11 नंबर सवाल आपका है कि प्लूटो की खोज किसने की थी। चलिए प्लूटो की खोज किसने किया था फ्रेंड्स, तो 1930 ईस्वी में इसका खोज किया गया था क्लाइड टॉम्बो के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लूटो जो अभी क्या है, ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है, एक क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका 2006 में, याद रखेगा 2006 में जो सम्मेलन हुआ था ना, 2006 में आपका जो IAU का प्राग में सम्मेलन हुआ था, उसमें इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, और ये किसके अंतर्गत आता है, प्लूटो तब क्षुद्र ग्रह के अंतर्गत आता है। तभी ग्रहों की संख्या 8 ही है, क्योंकि प्लूटो है जो अब क्षुद्र ग्रह के अंतर्गत आता है। 12 नंबर सवाल को देखिए, दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, तो दूरी का फॉर्मूला होता है गति गुना क्या होता है, समय होता है ना, गति गुना समय होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका दूरी यानी आपका विस्थापन एस बराबर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, v/t हो जाएगा, यानी कि गति गुना समय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व किसके द्वारा मापेंगे। ठीक है, दूध का गुरुत्व, 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोमीटर का उपयोग कर करके आपका दूध का जो है गुरुत्व को नापेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका दूध का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का रहा है ना, तो आपका हाइड्रोमीटर के उपयोग करके ही मापा जाएगा। ऐसे दूध की शुद्धता है जो लैक्टोमीटर से मापा जाता है, लेकिन इसका ग्रेविटी अगर मापा जाएगा तो हाइड्रोमीटर के प्रयोग कर करके ही इसका मापा जाएगा। हाइड्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स, तो एंटोनिन बोमे ने किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एंटोइन बोमे ने इसका आविष्कार किया था हाइड्रोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, 14 नंबर सवाल आपका है कि प्रक्षेप्य के पथ को उसका कहा जाता है, प्रक्षेप के पथ को उसको क्या कहा जाता है, 14 का, तो उसे प्रक्षेप पथ कहा जाता है। ठीक है, प्रक्षेप के पथ को उसका प्रक्षेप पथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए, 15 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि कमानी तुला, ठीक है, कमानी तुला स्प्रिंग बैलेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसी टाइप का आपका बिहार पुलिस और फायरमैन में और उत्पाद पुलिस में पूछा जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 10th लेवल का क्वेश्चन इस बार रहने वाला है, तो इसे ही टाइप का रहेगा। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा हुक के नियम, याद कर लीजिए। कमानी तुला है जो हुक के नियम पे काम करता है, स्प्रिंग बैलेंस है जो किसके, हुक के नियम। अगला फ्रेंड्स क्रायोजेनिक क्या है, क्रायोजेनिक के बारे में आप लोग सुने होंगे, तो क्रायोजेनिक क्या है, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत कम तापमान का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, तो क्रायोजेनिक है। क्रायोजेनिक क्या है, तो बहुत कम ताप का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, क्रायोजेनिक कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, आपका ऑप्टिकल प्रकाशित यानी ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है, ऑप्टिकल फाइबर में। 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। क्योंकि फ्रेंड्स पूछा भी जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आंतरिक पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के नियम पे काम करता है ना।
तो यही क्वेश्चन ने थोड़ा सा इसमें मॉडरेट किया है कि प्रकाशित ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे काम करता है, तो संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। ठीक है, तो कंफ्यूज इसमें नहीं होना है, या किस सिद्धांत पे काम करता है या कैसे सिग्नल काम करता है, तो यही आंसर होगा। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक एक्टिनाइडो की परमाणिक संख्या है। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए एक्टिनाइडो की जो परमाणिक संख्या हो जाएगा आपका 90 से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 103 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस श्रेणी में कुल कितने तत्व आते हैं, तो इस श्रेणी में टोटल 14 तत्व आते हैं। अभी मैंने बताया था इसके बारे में, एक्टिनाइड के बारे में बताया था ना 5A ब्लॉक में। तो एक्टिनाइडो की परमाणिक संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये तत्व जो आपका अभी बताया था फ्रेंड्स, जो एक्टिनाइड किसे कहते हैं, तो एक्टिनाइड को कहते हैं 5F ब्लॉक को ही एक्टिनाइड कहा जाता है। तो एक्टिनाइडो की परमाणिक संख्या कितनी होगी, तो 90 से 103 होगी, और इस श्रेणी में कुल कितने, तो 14 तत्व आते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 19 नंबर सवाल, वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर में इस्तेमाल किस पीढ़ी में किया जाता है। वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर में इस्तेमाल किस पीढ़ी में किया जाता था, सॉरी। तो देखिए 19 का हो जाएगा फ्रेंड्स, जो पहली पीढ़ी थी ना कंप्यूटर की, जो पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब की इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर 19 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब पहले कंप्यूटर में होता था। अगला सवाल है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। चलिए, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। देखिए कंप्यूटर माउस है जो कैसा डिवाइस है फ्रेंड्स, तो ये सभी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, डगलस एजेलबर्ट के द्वारा कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डगलस याद रखिएगा, डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा। 21 नंबर, निम्न में से तत्व का कौन सा लवण अग्नि कीड़ा को रंग प्रदान करता है। 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्ट्रासियम और बेरियम। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कर रहा है आपका 21 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा तत्व निम्न में से तत्व का कौन सा लवण अग्नि कीड़ा, ठीक है, के रंग प्रदान करता है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका आकाश में जो पटाखा फूटता है ना उसी संबंधित है ना, तो उसमें देखिए हरा रंग का ऐसा होता है, तो अस्ट्रासियम और बेरियम के कारण ही होता है ना, तो उसी के बारे में कह रहा है। तो आप लोग इसे समझें, इसको अग्नि कीड़ा की जगह पर आतिशबाजी भी कह सकते हैं। ठीक है, आतिशबाजी के कह सकते हैं। तो उसमें जो अस्ट्रासियम और बेरियम होता है ना, यही रंग प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट किया हुआ है। आतिशबाजी के दौरान देखिए हरा रंग होता है, जो किसके कारण होता है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था। आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है। ठीक है, बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, और जो लाल होता है फ्रेंड्स, वो लाल चटक रंग होता है, वो किसके कारण, तो अस्ट्रासियम के कारण होता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडरेट किया है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है, तो यहाँ रंग कह रहा है ना, तो रंग देखिए लाल, हरा रंग बेरियम के कारण होता है, लाल रंग किसके, अस्ट्रासियम के कारण होता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट किया है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो पटाखे फूटते हैं, आतिशबाजी होते हैं, उसमें लाल रंग अस्ट्रासियम के कारण होता है, बेरियम के कारण हरा रंग होता है। तो रंग प्रदान कौन करता है, तो ये होगा ना ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर सवाल को देखिए, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बढ़ता है। 22 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बढ़ता है, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, आपको हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कह सकते हैं या खाने वाला सोडा कहते हैं। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ था कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी जैसे खाने वाला सोडा को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद होता है, तो सोडियम कार्बोनेट उत्पन्न होता है। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, तो धवन सोडा या धोवन सोडा भी कहा जाता है। दोनों को याद रखिएगा, धवन सोडा किसे कहा जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है, तो खाने वाला या बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो क्वेश्चन उसी संबंधित है कि जब इसको अत्यधिक गर्म कर दीजिएगा खाने वाला सोडा को, तो क्या बन जाएगा, वो धोने वाला सोडा बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक अच्छा इंटरेस्टिंग यहाँ पर ट्रिक भी बन जा रहा है कि जब हम खाने वाला सोडा को यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का अधिक गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो धोने वाला सोडा बन जाएगा। क्योंकि सोडियम कार्बोनेट है जो आपका खाने वाला सोडा है, और सोडियम कार्बोनेट है जो आपका धोने वाला सोडा है। तो दोनों बैठ गया, यहाँ पर सटीक बैठ रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए हमेशा आप लोग को याद रहेगा।
तो बेकिंग सोडा को ज़्यादा गर्म करेगा तो क्या बन जाएगा, धवन सोडा बन जाएगा। ठीक है, तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए, साबुन उद्योग से मिलने वाला उपोत्पाद है। 23 नंबर सवाल का गेस कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए फिर साबुन उद्योग से मिलने वाला उत्पाद क्या, कास्टिंग सोडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल, इथेन गैस का स्वाद टेस्ट किस प्रकार का होता है। चलिए बहुत अच्छा सवाल 24 का। देखिए तो जो इथेन गैस होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, खट्टा भी नहीं होता है, कड़वा भी नहीं, थोड़ा मीठा होता है। इथेन गैस का स्वाद होता है जो क्या होता है, तो थोड़ा मीठा होता है। इथेन गैस का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मीथेन का तो सभी को जानते हैं CH4 होता है ना, इथेन का जो क्या होता है, इथेन का होता है C2H6 होता है। इसका स्वाद होता है क्या होता है, थोड़ा सा मीठा होता है। तो इस सूत्र भी याद रखिएगा। 24 नंबर आज का लास्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। आपका आज का लास्ट सवाल है, रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण है। बहुत अच्छा सवाल ये भी है। तो रसायन शास्त्र में जो आपका साबुन है जो क्या है, एक वसा एसिड का है ना, किसका लवण है, तो वसा एसिड का लवण है। 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अभी हम लोग ने साइंस के 50 क्वेश्चन देखे फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग कहिएगा तो इसी तरह से मैं साइंस का अलग से मैं आपका 50-50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मैं कराता रहूँगा। ये आपका फायरमैन, उत्पाद पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि जीके जीएस जो भी होता है, साइंस का हो या आर्ट्स का हो या सोशल साइंस का हो, सभी कॉमन होता है। सभी तरह को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के एक लेवल बनेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अभी लाइव क्लास अभी नहीं आ रहा हूँ, मैं बताया हूँ कि एप्लीकेशन जल्द ही आप लोगों को पब्लिक किया जाएगा। अभी उस पर बहुत सारा काम है, एप्लीकेशन बहुत अच्छे ढंग से बन रहा है फ्रेंड्स। फिर आपको PDF जो मांगते थे उस सब किसी की चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा। और सभी में इसमें मैं टॉपिक वाइज कर रहा हूँ। जैसे कि मान लिया कि आपका गवर्नर से संबंधित, भारतीय वायसराय गवर्नर संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, मान लीजिए 100 प्रश्न बने तो सभी चुनिंदा 100 प्रश्न उसमें संग्रह कर रहा हूँ। यानी कि स्पेशल जीके कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज जीके कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट भी उसमें डाल रहा हूँ, और उसके बाद में फ्रेंड्स आपका डिटेल में भी सब्जेक्टिव भी डाल रहा हूँ। ठीक है, तो एप्लीकेशन बहुत अच्छा बन रहा है, उसमें ज़्यादा वक्त लग रहा है फ्रेंड्स, और सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक पैसा भी आप लोग को कहीं कुछ देना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।